Good evening everybody present here. मैं मुक्ता मिश्र at present SDM रुद्रपुर. SDM रुद्रपुर मतलब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जिसको आप हिंदी में उप जिलाधिकारी या उप जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जानते हैं. SDM के रूप में यहाँ रुद्रपुर में पोस्टेड हूँ. जो यहाँ प्यारे प्यारे बच्चे आए, इनमें से कुछ लोग मुझे आइडेंटिफाई करते हैं क्योंकि मैं आप लोगों के स्कूल में इंस्पेक्शन में आती हूँ, है ना? कितने लोग पहचानते हैं? अरे बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है मेरी, थैंक यू. मेरे से पहले आपको यहाँ पे विशाल सर ने यूपीएससी के और पीएससी के बारे में बहुत कुछ बताया. आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे हैं. तो जिन बच्चों के क्वेश्चन उस टाइम पे एंटरटेन नहीं हो पाए क्योंकि वो हिम्मत नहीं कर पाए, अब मेरे से पूछ सकते हैं. इसके अलावा मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस जो मैंने अपनी लाइफ में, अपनी सर्विस लाइफ में, अपने स्कूल लाइफ में सीखे हैं, या वो चीज़ें जो मुझे लगता है मैं टाइम से सीख लेती तो ज़्यादा अच्छा कर पाती, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. यहाँ पे कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने पसंद के सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं किए हैं, यानी चूज़ नहीं किए हैं? हाथ उठाएंगे जिन्होंने अपने पसंद के सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं किए हैं. 1 2 3 4 5, एक एक करके उठा रहे, एक साथ उठा दे सारे बच्चे हाथ, जिन्होंने अपनी पसंद के सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं किए हैं. तो मैं रफली मान लेती हूँ 10% है. यहीं से ही स्टार्ट करती हूँ. जो हमारी लाइफ है वो 2 चीज़ों पे पूरी सम अप हो जाती है: चूज करना और एडजस्ट करना. ऑप्ट करना या एडजस्ट करना, सेलेक्ट करना या एडमिट करना. लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपनी पसंद के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं. हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है, हमें कौन से स्कूल में जाना है, हमें कितनी पढ़ाई करनी है, हमें फ्यूचर में क्या बनना है. 90% सोसाइटी के लोग अपनी पसंद के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करते हैं. 10% नहीं कर पाते. उनको एडजस्ट करना पड़ता है. जो उनकी सर्कमस्टांसेस, उनका परिवार, उनका अपना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उनको देती है. यहाँ पे सभी बच्चे क्लास 12 तक के हैं? 12 के बाद के नहीं है ना कोई? जिन बच्चों ने अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स नहीं लिए हैं, स्पेशली उन बच्चों के लिए बताना चाहूँगी, जिस एज में तुम लोग हो ना, उस टाइम पे जो हमारा टेम्परामेंट और हमारी मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ होती है वो इतनी बाउंडलेस होती है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं. चाहे अच्छा, चाहे बुरा, चाहे हम अपने आप को प्रोग्रेस देना चाहें या अपने आप को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहे, सब कुछ हमारे कंट्रोल में होता है. तो चाहे हमें चूज़ करके हमारे सब्जेक्ट मिले हैं या फिर एडजस्ट करके, दोनों ही हमारे फेवर में हैं. अपने बारे में कुछ बताती हूँ. जब हमने क्लास 12 किया था, हम साइंस साइड के थे, मतलब हम साइंस स्ट्रीम के थे. उसके बाद हमारी जॉब लग गई जो हमारी चॉइस की नहीं थी, फिर भी हमें करनी पड़ी थी ड्यू टू सम रीजंस. उसके बाद हमने जॉब कर 12th के बाद से लगातार जॉब कर रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में. साथ में ग्रेजुएशन किया, साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया. 3 और एग्ज़ाम इस एग्ज़ाम के अलावा क्रैक किए. हर किसी में सिलेक्शन हुआ और सब चीज़ें 12th तक अपने चॉइस के अकॉर्डिंग थी. उसके बाद एडजस्टमेंट था और वो सब हम इसलिए कर पाए क्योंकि हम लाइफ की उस एज ग्रुप में थे जहाँ पे हम सब कुछ कर सकते हैं. हमें कोई चीज़ बांधती नहीं है. पिछला जो सेशन मैंने सुना था, जो क्वेश्चंस आपने पूछे थे, वो मोस्टली ये थे कि हम अपने टाइम को कैसे डिवाइड करें, हम अपना रूटीन कैसे मेंटेन करके रखें, हम अपने आप को डिसिप्लिन कैसे रखें. तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप ये जानें कि मेरे लिए क्या बना है या मैं किस फील्ड के लिए बना हूँ.
जब आपने ये पहचान लिया कि मैं किस फील्ड के लिए बना हूँ, तो आप अपना 100% दे सकते हैं। लाइफ की आगे के 50% चैलेंजेस जो हैं वो ख़त्म हो गए। अब आपको जो करना है 50% चैलेंजेस और 50% ईज के साथ करना है। आज का हमारा सोसाइटी, हमारा एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि हम जो फील्ड सेलेक्ट कर लें, चाहे वो पढ़ाई का है, पढ़ाई में डिफरेंट स्ट्रीम है, चाहे स्पोर्ट्स का है, चाहे पेंटिंग है, या डिफरेंट तरीके के जितने भी ऑप्शंस हमारे पास हैं, सब में बहुत अच्छा स्कोप है। आज से आप 20 से 30 साल पहले का टाइम देखेंगे तो ये माना जाता है कि अच्छा पढ़ने वाला बच्चा तो आईएएस बनेगा। सिंपली हम बोलते हैं आईएएस यूपीएससी एग्जाम के थ्रू। पढ़ने वाले का कोई खास फ्यूचर नहीं है, कुछ टाइम पहले ये माना जाता था। आज आपने जो अपने लिए डिसाइड कर लिया, अपने लिए परफेक्ट मिल गया आपको जो फील्ड, उसमें आप 100% एक्सेल कर सकते हैं। जितना आप यूपीएससी एग्जाम क्रैक करके सक्सेसफुल होंगे, उतने ही कोई दूसरा फील्ड अडॉप्ट करके सक्सेसफुल होंगे। वीडियो बना सही। तो सबसे पहले ये डिसाइड करो कि मेरे लिए क्या परफेक्ट है। अब अगर बात करें पढ़ाई की, तो पढ़ाई कैसे की जाए। पढ़ाई करने के सबसे पहला सिद्धांत, कम से कम रटो। नहीं रटना है ये नहीं कह सकते, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें रटनी ही पड़ती हैं। कम रटो, और जो चीज़ रट ली उसके बाद समझ लो। यहाँ लड़कियां सब हैं। अब मुझे लड़कियां हाथ ऊपर करके बताएंगी, घर का, जिसको हाउस होल्ड चोर्स बोलते हैं, घर का हर किसी लड़की को कोई ना कोई काम आता होगा। आता है? कोई ऐसी लड़की जिसको कोई काम ना आता हो घर का? झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, रोटी बनाना, कपड़े ठीक करना, कपड़े धोना। कोई ऐसी लड़की है जिसको घर का एक सिंगल वर्क ना आता हो? आता है सबको? किसी ने हाथ नहीं उठाया, मैं मान लेती हूँ, वैसे भी जनरली सबको आता है। अब कितने लड़के ऐसे हैं जिनको किसी स्पोर्ट में, किसी गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई खेल खेलना नहीं आता? कोई है ऐसा? खेल खेलना था कोई? अगर कोई है तो हाथ उठाओ। नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन दोनों ट्रेड्स में इसलिए किया क्योंकि जो टेंडेंसी रहती है उसलिए। अब जो चीज़ें हमें आती हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया बताओ बर्तन कैसे धोते हैं, या बताओ क्रिकेट कैसे खेलते हैं, किसी को कोई किताब खोलनी पड़ेगी? किसी को रिवाइज करना पड़ेगा, पन्ने पलटने पड़ेंगे, या किसी को सोचना पड़ेगा एक सेकंड के लिए कि कैसे करते हैं? नहीं सोचना पड़ेगा। क्यों नहीं सोचना पड़ेगा? उसको हम रूटीन में कर रहे हैं। जब हमने उसको सीखा तो हमने उसको रटा, जो हमें पता नहीं है कि हमने रटा, लेकिन हमने रटा, स्टेप वाइज दिमाग में याद किया। उसके बाद अब जब हम उसको सीख चुके हैं तो वो हमारे अंदर इनकलकेट हो गया है। अब हमें स्टेप्स नहीं याद करने पड़ते, हम करके दिखाते हैं प्रैक्टिकल। कहीं पे परफॉर्म करना होगा ना, जो मैंने बताया हम डेली कर रहे हैं, आराम से करेंगे, विदाउट प्रेशर करेंगे और 100% एफिशिएंसी के साथ करेंगे। तो अगर आप पढ़ाई में भी जो चीज़ आपने सीख ली है, रट ली है, उसको अपने जनरल लाइफ से कनेक्ट करके समझ लेंगे, तो फिर आपको वो आगे तक याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा, और वो कभी बर्डन नहीं लगेगा। दूसरी चीज़, डिसिप्लिन कैसे बने या अपना रूटीन कैसे मेंटेन करके रखें। तो इसके लिए सबसे पहले रियलिटी समझनी पड़ेगी उन लोगों की जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं। आज हम यहाँ खड़े हैं, मैंने आके बोल दिया कि मैं यहाँ पे एसडीएम हूँ, तो आपने कहा अरे वाह बड़े मजे हैं मैडम के, मैडम तो एसडीएम है। या आपने साइना नेहवाल को देखा, या एमसी मैरी कॉम को देखा, या किसी को भी देखा, आपने उनका सक्सेसफुल प्रेजेंट स्टेटस देखा। उस बीच में उनको क्या क्या चैलेंजेस मिले, वो कितने परेशान हुए, और उन्होंने अपने आप को कितने टॉर्चर में रख के उस सक्सेस को पाने के लिए प्रयास किए, वो आप नहीं देख पाए। या उनके जैसे कितने लोग वो करते हुए उनसे थोड़ा सा कम सक्सेसफुल हुए। अगर आप वो देख लेंगे तो आपको ये रियलिटी समझ में आएगी कि कोई भी चीज़ जो हम करते हैं वो हमें तब तक इजी नहीं लगती जब तक हम उसको अचीव नहीं कर लेते।
आज हम आपसे कहते हैं कि बच्चों पढ़ाई करो, अपना रूटीन मेंटेन करो, डिसिप्लिन रहो, जो सिलेबस है, जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो और रोज करो। जब हमने पढ़ाई की थी ना, बहुत रूटीन में की थी, बहुत डिसिप्लिन के साथ की थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई डे मतलब 100% डेज हमने की हो। हफ्ते में एक दिन हमारा चीट डे हुआ करता था जब हम नहीं पढ़ते थे। दैट्स ओके, कभी नहीं पढ़ रहे कोई बात नहीं, हम भी इंसान हैं, पढ़ाई करते हैं तो हम भी इंसान हैं। अपने आप को थोड़ा बहुत माफ़ी दीजिए, थोड़ा बहुत एग्जेम्प्ट करिए डेली के रूटीन से। वो भी अपने सिलेबस में रखिए कि हम 7 दिन में से 6 दिन पढ़ाई करेंगे और एक दिन हम रिवीजन के साथ साथ अपने एंटरटेनमेंट के लिए ये वाली एक्टिविटी करेंगे। तीसरी चीज, पढ़ने के लिए चाहिए होती है मेंटल हेल्थ, और मेंटल हेल्थ आपकी तब ठीक होगी जब आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक होगी। फिजिकल हेल्थ के लिए आपके स्कूल में पीटी होती है तो आप स्कूल में कर लेते हैं। घर पे रूटीन में मिनिमम 10 मिनट्स, मैक्सिमम 1 घंटे का टाइम अपने लिए रखिए, जिसमें आप कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे वो योगा है, चाहे वॉकिंग है, चाहे रनिंग है, या किसी और फॉर्म में आप कर रहे हैं। जब आप फिजिकली केपेबल होंगे तब मेंटली एबल होंगे। अगर आप बीमार हैं, आपको डेली जुकाम हो रहा है, आपको डेली डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, तो फिर पॉसिबल नहीं है कि आप अपना 100% दे पाए। और अपने दिन का 24 घंटे का मिनिमम 1 घंटा अपने घर के बड़े लोगों के साथ स्पेंड करिए, चाहे वो आपके मम्मी पापा हैं, और जिनके घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ स्पेंड करिए। उनके साथ जब आप टाइम स्पेंड करते हैं तो पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती हैं और मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि वो हमेशा हमें अपने आप से अच्छा देखते हैं। हम अपने दोस्त के साथ रहेंगे, अपने टीचर्स के साथ रहेंगे, तो उनके साथ कंपटीशन होगा, टीचर हमें एनालाइज करेगा हमेशा, लेकिन हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हमें एनालाइज नहीं करते, हमें मोटिवेट करते हैं। तो दिन में 1 घंटा उनके साथ स्पेंड करेंगे बिल्कुल हेल्दी माइंड के साथ, तो आपकी पढ़ने की स्पीड बढ़ जाएगी। ये वो फंडामेंटल्स है जो मैंने अपनी लाइफ में अपने लिए अडॉप्ट किया और मैंने बहुत पॉजिटिव रिजल्ट इसके पाए। मैंने कहा ना, 12th के बाद हमारी जॉब लग गई थी, तो फिर 10 to 5 की जॉब के बाद टाइम नहीं होता था कि कब पढ़ें और कब घर आके अपने लिए खाना बनाएं और कब कुछ और काम करें। और फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो थी, कोई खास रीज़न नहीं था कि आगे पढ़ाई कंटिन्यू रखी जाए या किसी और एग्ज़ाम के बारे में सोचा जाए। लेकिन यही पॉजिटिव चीज़ें सोचने से हमेशा मोटिवेशन मिला और उसके रिजल्ट्स भी बहुत पॉजिटिव रहे, ऑलमोस्ट 100%। मेरी तरफ से जितना मैं आपको मैसेज देना चाह रही थी वो कंप्लीट हो गया। आप लोगों की कोई क्वेरीज हो तो बताएं। हैंड ओवर द माइक टू दैट गर्ल। माय नेम इज आकांक्षा, मैं जीजाईसी पन्नागर से हूँ। और मेरा क्वेश्चन ये है कि हम बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, जैसे साइंस साइड हो या आर्ट साइड हो, हम आगे कौन सा एग्ज़ाम दें। जैसे मैं आईएएस करना चाहती हूँ तो मैं साइंस से हूँ, अब कौन सा सब्जेक्ट लूँ कि मैं क्लियर कर सकूँ अपना आईएएस का मोटो। बच्चे पहले ये डिसाइड करो कि तुम्हें सब्जेक्ट से मतलब टारगेट आपके लिए ज़रूरी है या फिर बीच का रास्ता ज़रूरी है। यस मैम। टारगेट ज़रूरी है ना, उसके बाद बीच का रास्ता ज़रूरी नहीं है। बीच का रास्ता सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए ज़रूरी है कि हमारा इंटरेस्ट किस में है। मैंने कहा ना, आप अपनी चॉइस की चीज़ें अगर आपको मिल जाएंगी तो 50% चैलेंजेस ख़त्म हो जाएंगे। आपका साइंस में इंटरेस्ट है, आप साइंस पढ़ो। आपका आर्ट्स में या ह्यूमैनिटीज़ में इंटरेस्ट है, आप वो पढ़ो। आपका कॉमर्स में इंटरेस्ट है, आप वो पढ़ो। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किन सब्जेक्ट्स के साथ यूपीएससी या स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं। आपका इंटरेस्ट किस में? मेरा इंटरेस्ट आईएएस में है, बट मुझे नहीं, सब्जेक्ट मेरा तो साइंस में था।
बट अभी मुझे पता चला कि आईएएस क्या होता है, तो मेरा इंटरेस्ट आईएएस में हो गया। फिर मैं ये सोचती हूँ कि आईएएस के लिए तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब चाहिए, बट मैं साइंस से हूँ। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है। आईएएस एक सब्जेक्ट का नाम नहीं है, वो एक पोस्ट का नाम है जो यूपीएससी के एग्जामिनेशन के को क्लियर करने के बाद आपको मिलती है। यूपीएससी क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो एग्जाम हर साल कंडक्ट कराती है कई तरह की पोस्ट के लिए, जिसमें से एक पोस्ट का नाम आईएएस है। आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो वो कोई सब्जेक्ट नहीं है। उस एग्जाम को क्लियर, अभी मेरे से पहले विशाल सर ने आप लोगों को बताया भी कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो उसमें आपके पास कई सारे सब्जेक्ट के ऑप्शंस होते हैं। अगर आपने साइंस से पढ़ाई की है, साइंस स्ट्रीम से, आप आर्ट्स स्ट्रीम ऑप्ट कर सकते हो। आपने आर्ट्स से करी है, आप साइंस कर सकते हो। उसमें ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि आपकी जो एजुकेशन की स्ट्रीम रही है वही आपको ऑप्ट करना है। थैंक यू। एक बच्चा इधर है, लेफ्ट। माई सेल्फ जुगनू आर्य। मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, उसे क्रैक कर लेते हैं, तो उसके बाद जो हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट इंग्लिश होती है। तो जजेस हमारे सामने बैठे होते हैं, तो हम उनको कैसे फेस करें? ये किसने बताया जुगनू आपको कि इंग्लिश इम्पोर्टेंट होती है? कोई भी एग्ज़ाम होता है यहाँ, उसमें ज़्यादातर इंग्लिश ही होती है। कोई भी एग्जाम नहीं होता। देखो दूसरी चीज, एक बहुत अच्छा, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है और आप लोगों से बहुत ही ज्यादा कनेक्ट होने वाला क्वेश्चन पूछा है। आप किस मीडियम से हैं, आप किस बोर्ड से हैं, आप किस फैमिली बैकग्राउंड से हैं, ये चीजें सिर्फ हमें फर्क पहुंचाती हैं, हमें बॉदर करती हैं। सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, किसी को फर्क पड़ता है मेरे मम्मी पापा क्या करते थे? किसी को फर्क पड़ता है मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश आती है या क्या आती है? मैटर क्या कर रहा है आपके लिए कि मैं यहाँ एज काउंसलर आई हूँ आपके पास, तो जो आपकी क्वेरीज है मैं उनको एंटरटेन कर पाऊँ, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो बता पाऊँ। सिर्फ इतना मैटर करता है। मेरे मम्मी पापा के पास कितना पैसा है या मेरे पास कितने अपने लिए खर्च करने के लिए पैसे हैं, कुछ आपके लिए मायने रखता है? नहीं। ये सिर्फ मेरे दिमाग में घूमेगा कि मेरे पास कम पैसे हैं या ज़्यादा पैसे हैं। ये सिर्फ मुझे फर्क पड़ेगा कि मैंने क्या पहना है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स आपको दोनों ऑप्शन देते हैं कि आप अपना पर्सनैलिटी टेस्ट हिंदी में देना चाहते हैं या इंग्लिश में। जिस भी लैंग्वेज में देना चाहते हैं उसमें फ्लुएंसी होनी चाहिए, उस लैंग्वेज में फ्लुएंसी होनी चाहिए, उसमें ग्रिप होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे हम अभी बात करते हैं तो हम इंग्लिश यूज़ करते हैं ना, हिंदी प्लस इंग्लिश, वही हम कॉमनली बोलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश होनी चाहिए, अगर आप हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी होनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप किसी पर्टिकुलर ऐसे एग्जाम के लिए, ऐसे पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए अपेयर हो रहे हैं जहाँ इंग्लिश मैंडेटरी है, तो वहाँ के लिए सीखना पड़ेगा। लेकिन यूपीएससी या स्टेट पीएससी में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है लैंग्वेज का, ना प्रीलिम्स में, ना मेंस में और ना पर्सनैलिटी टेस्ट में। आपको क्वेश्चन पेपर जहाँ पे रिटन टाइप के होते हैं वहाँ पे हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस होती हैं। जब आप इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट देने जाते हैं वहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है कि आप किस लैंग्वेज में अपेयर हो रहे हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जितने बोर्ड में मेंबर्स हैं उनमें से कोई सिर्फ इंग्लिश में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हो, बट दे डोंट एक्सपेक्ट कि आप हिंदी इंग्लिश में रिप्लाई करें अगर आप हिंदी में अपना चूज कर रहे हैं तो। जितने ये बैरियर्स हैं ना, जो मैंने शुरू में 3 बताए, वो बैरियर्स सिर्फ हमारे लिए मैटर करते हैं, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किस बोर्ड से पढ़ के आई हूँ या मेरा कलीग किस बोर्ड से पढ़ के आया है, उसने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की या इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की, आज कोई मायने नहीं रखता। कोई बहुत अच्छे इंटरनेशनल स्कूल वाला हो सकता है आज कुछ ना हो, और कोई बिल्कुल हिंदी मीडियम सबसे बेकार स्कूल, अगर किसी की स्टैंडर्ड बुक में कोई किसी स्कूल को बेकार समझता है
उसमें सबसे लो रैंक पे हो और वो आज यहाँ है, तो कोई मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से कैसे पढ़ के आए हैं या आपको तब कौन सी लैंग्वेज आती थी। जो आपके पास वर्क इन हैंड है उसमें आप एफिशिएंट हो, उसमें आप एक्सेल करें, सिर्फ ये मैटर करता है। तो हिंदी मीडियम स्कूल के बच्चे ये ना समझें कि उनको हिंदी आती है और इंग्लिश उनकी वीक है तो वो कुछ नहीं कर सकते या बाकियों से कम है, राइट? एनी अदर क्वेश्चन? गुड इवनिंग मैम, आई एम रिया फ्रॉम GGIC पन्नागर। हाँ मैम, जैसा कि आपने चूज़ और एडजस्ट की बात करी थी, तो मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अपना एम्बिशन, मुझे पता है कि आगे मुझे क्या करना है, बट मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं PCS के एग्जामिनेशन क्लियर करूं। सो मैम, इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? आपका एडमिशन क्या है? मेरा एम्बिशन है कि मैं आई बिकम टू अ सक्सेसफुल एयर होस्टेस। एयर हॉस्टेस, ओके। देखो, ये जितने UPSC या स्टेट PSC के एग्जाम होते हैं ना, बेसिकली इनको कहा जाता है कि अल्टीमेट गोल होते हैं किसी के सर्विस, किसी के स्कूल एजुकेशन करियर में। अल्टीमेट गोल यानी कि इसके बाद आप कुछ और जनरली नहीं सोचते हैं। आप एयर हॉस्टेस बनना चाहती हैं, आपके पेरेंट्स आपको PCS बनाना चाहते हैं, तो पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं तो ज़रूर इसमें कोई ना कोई पॉजिटिव मेरा फेवर छुपा है, ठीक है? सिर्फ कोई चीज़ अगर हमें अट्रैक्ट करती है कि एयर हॉस्टेस की जॉब इसलिए अच्छी है क्योंकि वो स्मार्ट है, उनको डिफरेंट कंट्रीज़ में घूमने को मिलता है, इसलिए मैं उसके लिए अट्रैक्टेड हूँ, तो नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट चॉइस। फॉर द टाइम बीइंग यू माइट थिंक कि ये मेरे लिए है, दिस इज फॉर मी एंड आई, मतलब पर्सनली जेन्युइनली मैं ये बनना चाहती हूँ, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं सोच पाएंगे। आपने एयर हॉस्टेस बनने के लिए कहा, तो किस ग्राउंड पे आपने डिसाइड किया कि मुझे एयर हॉस्टेस बनना है? मैम, अच्छा लगता है मुझे। सिर्फ अच्छा लगने से नहीं होता। मतलब मैंने शुरू से ही सोचा था, किसी को बताया नहीं था। जब मैं 5th क्लास में थी तो मुझे पायलट बनना था, ठीक है? उसके बाद जब मैं 8th क्लास में आई फिर मुझे कुछ और बनना था। जब मैं 10th में थी फिर मुझे कुछ और बनना था। जब मैं 12th में थी तो मुझे डॉक्टर बनना था, और मैं आज यहाँ हूँ तो बिना डॉक्टर बने हूँ। और दिस इज़ द बेस्ट करियर फॉर मी। अब मुझे समझ में आता है कि मेरे पापा मम्मी ने मेरे लिए ये सपना देखा था, तो दिस इज़ द बेस्ट करियर फॉर मी एज पर माई ट्रेड, एज पर माई इंटरेस्ट, एज पर माई कैलिबर, एज पर माई कैपेबिलिटी। तो इसलिए मैंने आपसे कहा, आपके पेरेंट्स कह रहे हैं तो सोचना पड़ेगा कि उनकी बात में कुछ ना कुछ दम है। और यही दूसरा पॉइंट मैंने आपसे कहा कि अगर आपको ये करियर सिर्फ इसलिए चूज़ करना है कि आपको लगता है कि वो स्मार्ट है, जैसे आपने कहा कि अच्छा लगता है, तो ये आप डिलीजेंटली नहीं सोच पा रहे हो। रीअसेस करो, दोबारा सोचो कि आप ऐसा क्यों चाह रहे हो। थैंक यू मैम। और अगर फिर भी आपको लगता है तो ट्राई टू कन्विंस योर पेरेंट्स। आपके लिए कोई आइडियल होना चाहिए जिसको देख के आप ये सोच रहे हो। सिर्फ टीवी, मूवी या फिर किसी वेब पेज में पढ़ के अगर आप सोच रहे हो मुझे एयर हॉस्टेस बनना है, तो दोबारा सोचना है। और अगर फिर भी बनना चाहते हैं तो कोई बुरा नहीं है, पहले एयर हॉस्टेस बनिए, 1 साल जॉब करिए, मन भर जाए तो वापस आ जाइए, PCS का एग्जाम, IAS का एग्जाम दीजिए, नहीं मन भरे तो कंटिन्यू करिए। गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम जितेंद्र कोहली। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मेरे पास बायो है लेकिन मेरा दिमाग मैकेनिकल में लगता है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ? बायो क्यों लिया धर्मेंद्र? गलती से ले लिया। गलती खुद करी या फिर किसी ने बोला कि तुम बायो लो? मैम, मैंने क्या बोलते हैं मैथ में जाने के लिए सोचा था, फिर लेकिन रैंक अच्छी नहीं गिरी। तो ये तो आपका, दिस इज योर फेट फॉर द टाइम बीइंग, दिस इज योर फेट कि आपको बायोलॉजी लेनी थी। अब ये तो है अभी आपकी पढ़ाई का, आपने फ्यूचर क्या सोचा है? नहीं, मैकेनिकल में क्या सोचा है? हार्ट नहीं, ये तो आप नहीं, करियर के तौर पे बताओ ना। ऑलराउंडर तो कोई करियर होता ही नहीं है। अच्छा है, बहुत सारे लोग सब कुछ जानना चाहते हैं, इसमें कुछ बुरा नहीं है, लेकिन करियर हमेशा प्रोमिनेंटली करियर एक ही होता है। करियर वो होता है जो आपको पे बैक करता है, बाकी चीजें हॉबी होती हैं। समझते हैं डिफरेंस करियर एंड हॉबी?
करियर वो होता है जो आप कर रहे हैं तो उसको आपके उसके बदले में आपको कुछ मिल रहा है, पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है। लेकिन हॉबी वो होती है जिसमें कुछ नहीं मिलता सिवाय सेल्फ कंटेंशन के, खुद आत्मसंतुष्टि के अलावा और कुछ नहीं मिलता। तो सब कुछ करना चाहते हो वो ठीक है, लेकिन करियर क्या चूज करना चाहते हो? हॉबी के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं ना। अगर मेरी हॉबी है हॉर्स राइडिंग तो मुझे पैसे चाहिए होंगे कि मैं हॉर्स राइडिंग सीख सकूं या हॉर्स परचेज कर सकूं। बताओ तू ये पूछ ले, मैं इंटर में पास कैसे हुआ? कौन सी क्लास में हो धर्मेंद्र? और बस अब देखो, जैसे हर किसी के इंटरेस्ट अलग होते हैं ना, वैसे ही हर किसी के पढ़ने का तरीका अलग होता है। कुछ बच्चे सुबह उठ के पढ़ते हैं, कुछ बच्चे रात को देर तक पढ़ते हैं, कुछ बच्चे अकेले पढ़ते हैं, कुछ बच्चे म्यूजिक के साथ पढ़ते हैं और कुछ बच्चे टीवी चला के पढ़ते हैं डिस्टर्बिंग साउंड के साथ। तो हर किसी के लिए कोई ना कोई चीज़ परफेक्ट होती है और कोई चीज़ इम्परफेक्ट होती है, डिस्टर्बिंग होती है। तो कोचिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करेगा। हमने कभी कोचिंग नहीं की, ऑलमोस्ट नहीं की, सिवाय मॉक इंटरव्यूज के, पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए जो दिए, हमने लगभग कोचिंग नहीं की। अपने स्कूल टाइम में कभी हमने कोचिंग नहीं की, लेकिन हमेशा बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉपर लिस्ट में रहे। तो इसका कोई गणित नहीं होता, इसका कोई प्रिंसिपल नहीं होता कि कोचिंग करेंगे तो ऐसा होगा। मेरे लिए सूटेबल है तो मैं कोचिंग करूंगी, अगर मैं खुद से पढ़ सकती हूँ तो मेरे लिए कोचिंग इररेलेवेंट है। कई बच्चे कोचिंग कर रहे होंगे यहाँ पे और फिर भी कुछ ज़्यादा उनको कोचिंग से बेनिफिट होता नहीं होगा। कुछ बच्चे नहीं कर रहे होंगे लेकिन काफ़ी अच्छा घर पे पढ़ लेते हैं। तो वो आप कैसे डिसिप्लिन स्टूडेंट हो। बेसिकली कोचिंग हमें एक गाइडेंस दे देता है। स्कूल से हम आ रहे हैं तो कुछ पढ़ के आ रहे हैं, उसको री एम्फेसाइज करता है हमारा ट्यूटर, हमारा कोचिंग में जो ट्यूटर होता है वो उसको री एम्फेसाइज करता है। हमें रहता है कि हाँ कोचिंग वाला मास्टर हमें डांटेगा, तो हम उसके चक्कर में पढ़ लेते हैं। अगर हम डिसिप्लिन्ड है, हम खुद से पढ़ने वाले हैं, तो हमारे लिए कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेरी सॉल्व हो गई? थैंक यू। नमस्कार। शुरू में बताया कि स्टडी जैसे पढ़ना हो कि इससे रट्टा ना मारना। जैसे आपने रट्टा मार के जो बच्चे पढ़ते हैं, फिलहाल उसमें आता तो है मगर कुछ भूल जाते हैं। तो क्या आप बता सकती हैं, हमें फिजिक्स टफ लगती है थोड़ी, इसमें थ्योरी काफ़ी लॉन्ग होती है ना, तो याद तो हो जाती है, बट क्या आप वैसे कुछ बता सकती हैं जो हमें ईजी लग सके और अच्छा से याद हो सके? क्या आप रट्टा ना मारना पड़े? क्या आप ऐसे कुछ बता सकती हैं? करेक्ट करूँगी आपके सेंटेंस को। मैंने ये कहा था कि रट्टा तो मारना ही पड़ता है। कई चीज़ें ऐसी होती है जो पहले हमें रटनी पड़ेंगी फिर हमें समझ में आएगी, लेकिन कोई चीज़ सिर्फ रटने के बाद छोड़ देने से वो हमारी मेमोरी में अच्छी तरीके से बैठ नहीं पाती। जब आप रटते हैं तो उन चीज़ों को समझते हैं जिनको हम पहचानते नहीं है, अपनी लाइफ से कनेक्ट नहीं करते। जब आप समझ लें फिजिक्स, उसके बाद उसको अपने आप से, अपने आसपास की चीज़ों से कनेक्ट करते हैं। रटना तो पड़ता है, रटने का सब्स्टिट्यूट नहीं होता, लेकिन रटने के बाद वो कैसे परफेक्टली हमारे दिमाग में प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरफ बैठ जाए, उसके लिए ज़रूरी होता है समझना। सीमेंट कब अच्छी तरीके से फिक्स होता है? जब उसमें पीरियोडिकली पानी डालते रहे ना। अगर पानी नहीं डालेंगे तो सीमेंट अच्छे से नहीं बैठता। इसी तरीके से रटने के बाद उसको समझना पड़ता है। अरे बैठ जा यार, तू बैठ जा। गुड इवनिंग। मैं जैसी पंचनगर से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मुझे नीट के सिलेबस के बारे में बता सकती हैं कि उसे क्वालिफाई करना इतना हार्ड क्यों होता है? नीट के सिलेबस के बारे में कोई बताएगा? इनको मेरा बैकग्राउंड नहीं रहा नीट। बेटा नीट जो है वो क्लास 12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, अगर आप लोग प्री मेडिकल्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आपका 11th 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए। वही नीट का सिलेबस है। उसमें आप एनसीईआरटी
और उससे जो रिलेटेड जो बुक्स हैं वो आप तैयार करें। थैंक यू सर। गुड इवनिंग। मेरा है और मैं जैसे पन्नागढ़ से आई हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें डे में पढ़ना चाहिए मॉर्निंग में या फिर नाइट में। मैं इसमें बहुत कंफ्यूजन हूँ। कोई कहता है डे में पढ़ो, कोई कहता है नाइट में पढ़ो। देखो बच्चे, अगर हम वेद की बात करें, हमारी हिस्ट्री की बात करें, तो पढ़ने का टाइम है ब्रह्म मुहूर्त का। सबसे अच्छा ध्यान मॉर्निंग में 3 बजे से लेके 6 बजे के बीच का रखना है। सबसे अच्छा ध्यान। मैंने मतलब हमने दोनों टाइम पढ़ा है, इसलिए बता रही हूँ। लेकिन हो सकता है वो चीज़ हमारे लिए ना बनी हो। पढ़ना तब चाहिए जब हमें सबसे शांति वाला वातावरण मिलता है, जब हम अच्छे तरीके से कंसंट्रेट कर पाते हैं, और जब हमारे मम्मी पापा हमें डांट नहीं रहे होते कि बेटा रात तक क्यों पढ़ती है ना। तो हमें पढ़ना तब चाहिए जब हमारा दिमाग शांत हो, हम 2 घंटे की चीज़ आधे घंटे में समझ के, याद करके, लिख के कंप्लीट कर पाए। कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता, परफेक्ट वो होता है जो हमें सूट करता है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने अभी कहा कि जो हमारा टारगेट होता है, जिसमें आपने कहा कि मैंने 5th में कुछ और बनना चाहती थी, फिर कुछ और बन गई। तो जो हमारा एम है, जो हमारा मकसद है ज़िंदगी का, तो क्या वो जो टारगेट है हमारा वो चेंज कर सकते हैं हम? और आपने कहा कि मैंने 5th में कुछ और सोचा था, फिर मैं तो कुछ वो और। तो चेंज कर ही सकते हैं ना। मैंने अपना एग्जाम्पल आपको देखो रियलिस्टिक एग्जाम्पल दिया। मैं आपसे ये भी कह सकती थी कि नहीं, फ्रॉम क्लास फर्स्ट मेरे पापा IAS अलाइड सर्विसेज में थे, मैंने तो उनको हमेशा यही देखा, तो मैं यही बनना चाहती थी। दिस इज करेक्ट कि हाँ मैं वो बनना चाहती थी, लेकिन तब जब मुझे अक्ल आ गई थी, जब मैं अपने लिए डिसाइड कर सकती थी कि एक्चुअल में मेरी विजडम मुझे क्या अलाउ करती है। लेकिन उससे पहले हमारी जो चीज़ें होती हैं ना, वो हम इंटरेस्ट या अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं। वो हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक हम समझदार नहीं होते। जब आप 8th में आ गए या 10th में आ गए, तो 10th के बाद आप वाइज इनफ हो जाते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ। ऐसा नहीं है आप 12th के बाद कुछ और सोचने लग जाओ, फिर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में कुछ और सोचो। अगर आप हर क्लास में अपनी चॉइस चेंज करते रहोगे तो आप कहीं स्टेबल नहीं हो पाओगे और कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। तो उसीलिए सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं, अपने आप को एनालाइज करो कि मैं इस चीज़ के लिए परफेक्ट हूँ। और कहावत भी कि इफ़ यू वांट टू बी एवरीवन यू कैन नॉट बी एनीवन। अगर हम सब कुछ बनना चाहते हैं तो हम कुछ भी नहीं बन सकते, इसलिए हमें एक अपना टारगेट फिक्स करके रखना चाहिए। हाँ, थैंक यू। चलिए मैम एक क्वेश्चन और आपसे है, जैसे कि मुझे डॉक्टर बनना है, मैं बायो से हूँ, मुझे डॉक्टर बनना है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, मैं मिडिल क्लास का लड़का हूँ, तो क्या आप ऐसा कुछ बता सकती हैं जो मैं वो कोर्स कंप्लीट कर लूँ और डॉक्टर कुछ बन सकूँ? इसमें मैं कंफ्यूजिंग होता हूँ। मैं कैसे कि मुझे सपने हैं डॉक्टर ही बनना। अच्छा, पहले ये बताओ डॉक्टर बनने के लिए कौन सा एग्जाम क्लियर करना पड़ता है? बेटा नीट का। नीट के एग्जाम में क्या क्या पढ़ना पड़ता है? जी मैम, वैसे भी तो NCERT की बुकें पढ़ सकते हैं और जनरल नॉलेज बुक से रिलेटेड कुछ जो बायोलॉजी से। सिर्फ NCERT की बुक्स पढ़ने से नहीं होगा। मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि आपने अपने जो आपके हर्डल्स हैं उनको आपने सामने रख दिया और आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो उनको आप भूल गए हैं। हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हमारा हार्ड वर्क, हमारा ब्रेन, हमारा डेडिकेशन। तो मैम, तो आपके पास ये जो अपॉर्चुनिटी है उससे आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। सिर्फ NCERT की बुक पढ़ने से नीट का एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ठीक है? तो सबसे पहले पढ़ाई करो, पहले ये पता करो कि सिलेबस क्या है। आजकल इंटरनेट पे आपको सब पता लग जाता है कि सिलेबस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या पढ़ना है वो पता करो। अगर गवर्नमेंट की किसी स्कीम के तहत आपको कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है तो अपने स्कूल के थ्रू उसके लिए अप्लाई करो। और अगर आप रैंकर हैं, यानी आप बहुत अच्छा पढ़ाई करके मेरिटोरियस स्टूडेंट की तरह मेरिट में आते हैं, तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है फीस पेमेंट से। थैंक यू मैम। थैंक यू। हेलो मैम, मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है, मैं 11th C में हूँ मैम।
मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम मैं IPS अधिकारी बनना चाहता हूँ, तो मैम अभी से तैयारी कैसे करें? अभी मैंने और मेरे से पहले विशाल सर ने आपको कुछ बताया था, तो ये बताओ IPS कौन से एग्जाम के थ्रू मैम UPSC। बनते हैं? हाँ, तो UPSC के लिए कैसे तैयारी करते हैं ये आपको बता दिया है, कितने एग्जाम होते हैं और कैसे प्रिपरेशन करते हैं वो आपको बता दिया है। रिपीट हो गया क्वेश्चन। कोई और फ्रेश क्वेश्चन हो तो बताएं, अदरवाइज हम वाइंड अप करते हैं। Thank you so much. Thank you so much for listening me patiently, and all the best for a very bright future. Keep